दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों बड़े दिनों के बाद डेली करंट अफेयर की सीरीज में मैं फिर से एक बार हाजिर हो गया हूं 20 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर के। पिछले कई दिनों से दोस्तों आपको अलग अलग टॉपिक पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराया जा रहा था, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे जाकर के, क्योंकि वहां पर पूरे लगभग एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों पर चर्चा किया गया है। फिलहाल आज चलते अपने टॉपिक पर और डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज के टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ की जरूरत होगी या ब्लॉग की जरूरत होगी या वन लाइनर करंट अफेयर की जरूरत होगी, वो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़े, वहां बेशक आपको हर एक चीज अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि विश्व के सबसे शक्तिशाली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व के सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम में परम सिद्धि को स्थान दिया गया। पहले आप ये पूछोगे कि सर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी तक क्या होता था दोस्तों, प्रश्नों को डायरेक्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जाता था, बट अभी मेरे भी दिमाग में आया कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, मैं आगे से दोस्तों कोशिश करूंगा कि हर प्रश्न के पीछे एक लॉजिक दूंगा कि आप इस प्रश्न को क्यों पढ़ेंगे। अगर आपके काम लायक होगा तो ठीक है, नहीं काम लायक होगा तो मैं बता दूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं। फिलहाल क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिए दोस्तों। एक लिस्टिंग किया जा रहा था जिसमें दुनिया में 500 सबसे बेहतरीन कंप्यूटरों के क्या बनाया गया, श्रेणी एक श्रृंखला बनाया गया, और उसमें देखा गया तो भारत का जो परम सिद्धि कंप्यूटर है, परम नाम से आपने कई सारे कंप्यूटर का नाम सुना होगा, ये आपने सीडैक का नाम सुना होगा दोस्तों, वो जो है इसको डेवलप करता है, तो परम सिद्धि वहीं से संबंधित है और ये परम सिद्धि भारत का है और इसको जो स्थान मिला वो है 63वां स्थान। ठीक है, 63वां स्थान है, भारत का एक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, और उस 500 कंप्यूटर के लिस्ट में इस कंप्यूटर का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, ये है 63वां स्थान है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको याद करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत का एक सुपर कंप्यूटर है जिसको सीडैक के द्वारा विकसित किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 500 में 63वां स्थान है। इसकी गति कितनी है तो 5.267 पेटाफ्लॉप्स। क्या है? पेटाफ्लॉप्स, इसको भी याद रखेगा। और इसको जो है एक मिशन के तहत बनाया गया था जिसको 2015 में स्टार्ट किया गया था। उस मिशन का नाम है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे कि 500 कंप्यूटर के लिस्ट में जो भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम सिद्धि, उसको हाल ही में कौन सा स्थान मिला है तो 63वां स्थान मिला है। यह आपके लिए याद रखने वाली बात है, इतनी बातें आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दे रहा है कि हाल ही में ग्लोबल जियो पार्क्स, क्या लिखा है, ग्लोबल जियो पार्क से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। अब आपके सामने एक नया लॉजिक आ गया, ग्लोबल जियो पार्क। ठीक है, ये जियो वो मोबाइल फोन वाला जियो बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग से जियो है। अब आप पूछोगे कि सर ये प्रश्न हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि ये प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक अगर हम पूरे दुनिया की बात करते हैं तो पूरे दुनिया में ग्लोबल जियो पार्क जो है उसकी संख्या लगभग 141, लगभग नहीं, इस समय इतना ही है क्योंकि समय के साथ अपडेट होता रहता है। ये नवंबर की न्यूज है, तो अब तक ग्लोबल जियो पार्क की संख्या कुल कितनी है तो याद रखेंगे दोस्तों, कुल 44 देशों में ये है 161। कितना है? 161 है। ठीक है, 161 इस समय प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड बता रहा है, पूरे दुनिया को मिला करके, लेकिन इसमें से एक भी स्थान आपके भारत में नहीं है। और ये ग्लोबल जियो पार्क जो विशाखापट्टनम के पास आंध्र प्रदेश में है, जिसको ग्लोबल जियो पार्क के तहत सम्मिलित करने की बात कही जा रही है, भारत उस पे प्रयासरत है। ठीक है, ये अगर बनता है ग्लोबल जियो पार्क में, इसको लिस्टिंग की जाती है तो भारत का अपने आप में इस तरह का पहला पार्क होगा। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में अपने तरह का इस तरह, अच्छा इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है और एकदम एंटीक तरीके का पार्क है। आपको अभी मैं बता रहा हूं इसके बारे में क्या कहानी है, सुनिए। पहला कथन लिख रहा है कि ग्लोबल जियो पार्क एकीकृत भूवैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय महत्व के स्थल या प्रदेशों की सुरक्षा, शिक्षा और टिकाऊ विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधन किया जाता है। मतलब एक स्पेशल जगह होता है जो बहुत ही खास होता है। क्यों खास होता है, उस खास वाली बात को जानना है तो यहां पर दूसरा पॉइंट पढ़िए। करा भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के एर्रामट्टी डिब्बालू। एर्रामट्टी डिब्बालू दोस्तों ये लाल रेत के टीले, यहां पर इमेज में देखिए, ये लाल रेत के टीले बहुत पुराने, बहुत 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 पुराने। यहां पे जो दोस्तों गुफाएं पाई गई
सोचिए, वो भी कई वर्ष, कई हजार वर्ष पुरानी गुफाएं, बहुत ज्यादा पुरानी गुफाएं। करा प्राकृतिक चट्टानी संरचना, बुर्रा की गुफाएं, ज्वालामुखी ऐस। यहां की ज्वालामुखी ऐस माने राख होता है। यह ज्वालामुखी राख आज की नहीं है, आज से हजारों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था इंडोनेशिया में, उसका राख यहां पर एकत्रित है, उसकी बात कर रहा है यहां पर। तो बहुत पुराने सब यहां पर जो आइटम है वो है, याद रखेगा। ये भूवैज्ञानिक स्थल है जिनको यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक प्रयास चल रहा है। तो फिलहाल तो यहां दिया गया तीनों कथन दोस्तों सही है। ये 161 अभी ग्लोबल जियो पार्क है कुल 44 देशों में। देशों की संख्या पूरे दुनिया में 250 से ज्यादा है, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 44 देश में ही ग्लोबल जियो पार्क है। अभी टोटल कितना? 161। भारत में अभी तक एक भी नहीं है, लेकिन अगर ये बनता है तो भारत में इस तरह का पहला पार्क बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहां देख लेते हैं। ये जो एर्रा मट्टी डिब्बालो की बात कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यहां पर तटीय लाल मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, ये विशाखापट्टनम है, और विशाखापट्टनम दोस्तों ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है, या प्राकृतिक बंदरगाह भी है, इसको भी याद रखेगा। तो विशाखापट्टनम से लेकर के एक जगह है भूमिनीपत्तनम, ठीक है, वहां तक ये फैला हुआ है। इस टीले की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लगभग 200 मीटर से लेकर के 2 किलोमीटर तक इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इस तरह के अन्य स्थल अगर बात करें तो तमिलनाडु के पास एक टेरी लैंड्स है, वो है, और श्रीलंका के पास में रेड कोस्टल सैंड्स है, वो है, वो भी इसी तरह का लैंड है, तो उसको भी याद रखेंगे। एक और आपने पॉइंट सुना कि प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं, दोस्तों याद रखिए पूर्वी घाट में थोटलाकोंडा बौद्ध स्थल के सामने एक मंगा मरिपेटा तट है, वहां पर इस तरह के मेहराब, इस तरह के रॉक पर्वत देखे गए। बुर्रा की गुफाएं दोस्तों ये अभी की गुफाएं नहीं है, लिख रहा है यह 1 मिलियन वर्ष पुरानी गुफाएं हैं, तो इसको भी याद रखेगा। ज्वालामुखी ऐस यानी जो राख है उसके निक्षेप की बात कर रहा है दोस्तों, ये इंडोनेशिया में टोबा के ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो है ये राख एकत्रित हुए थे, उस राख की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ा एंटीक पार्क है, इसको आप जरा ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को जो है कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया है? तो दोस्तों ये प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, एक तो फीफा वाले गेम की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? फीफा की। ऊपर से ये जो फीफा अंडर 17 होने जा रहा था, ये अंडर 17 जो होने जा रहा था, ये भारत में होने जा रहा था, भारत इसकी मेजबानी करने वाला था। अगर कोई दूसरा देश मेजबानी करता और तब कैंसिल होता तो शायद मैं आपसे बोल देता कि आप याद करो या ना करो, लेकिन ये याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत में हो रहा था और अब इसको जो है स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो एक तो याद रखेगा इसको कैंसिल कर दिया गया, और कब तक कैंसिल किया गया? तो 2021 तक के लिए कैंसिल किया गया। अब यह होगा 2022 में, तो उस समय भारत को मेजबानी का मौका दिया जाएगा। और भारत में लगे हाथ एक और फायदा हो गया, जो अंडर 20 होने वाला है, जो अंडर 20 होने वाला फीफा में, उसकी मेजबानी का मौका भी भारत को दे दिया गया, जो कोस्टा रिका में होने जा रहा था। ठीक है, तो उसको भी दे दिया गया भारत को। अब उसकी मेजबानी दोस्तों याद रखेंगे, सॉरी नहीं यहां पे याद रखेंगे अंडर 17 तो भारत करने जा रहा है 2022 में। 2022 में कोस्टा रिका दोस्तों जो है वो अंडर 20 वाले की मेजबानी करेगा, और भारत जो है वो अंडर 17 वाले की मेजबानी करेगा। तो दो फीफा जो अलग अलग साल में होने वाले थे, खास बात यह है कि वो दोनों एक साथ अब होंगे, अंडर 17 वाला भी और अंडर 20 वाला भी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बेंगलुरु टेक समिट 2020, ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रश्न दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बेंगलुरु टेक समिट जो है दोस्तों, ये बड़ा खास समिट होता है। देखिए इस तरह के 2-3 समिट होते हैं, एक बेंगलुरु टेक, ये जो टेक समिट हो गया ये हो गया, एक डिफेंस वाला हो गया जो भी लखनऊ में हुआ था, एक आपका कांग्रेस समिट आपने देखा होगा, कांग्रेस विज्ञान समिट। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो सोचिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इसका उद्घाटन करने जाते हैं, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन हो रहा है, लेकिन क्या करने जाते नहीं। अगर वो कर रहे हैं इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मत कहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जानिए कि इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेगा, मोदी जी, स्वयं नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और इस बार यह समिट कौन से नंबर की है? 23वें नंबर की समिट है। कौन से नंबर की? तो हो सकता है आपको परीक्षा में उलझाने के लिए दे दे। ठीक है, 23वें नंबर की समिट है, इसको भी याद रखेंगे। इसका जो थीम है वो है नेक्स्ट इज नाउ। क्या है? नेक्स्ट इज नाउ। अच्छा, यहां पे 25वां लिख रहा है ना, 25वां गलत है। अच्छा, पूछा क्या है यहां पर पूछा कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां पर केवल एक सही है, ऐसा करके आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक देखो, लॉजिक देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहां पे आपको बताने की जरूरत है।
भारतीय रिजर्व बैंक के नॉनमेसड केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? देखिए ये प्रश्न अब आप कहोगे क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मुद्दा आरबीआई का होता तो आरबीआई तो बड़ा आसान है कि आप शक्तिकांत दास का नाम जान ही रहे होंगे, ठीक है। इसके पहले उर्जित आर पटेल थे, उनका नाम भी आप जानते थे। लेकिन मामला इतने पे नहीं है। आरबीआई ने अपना एक नया केंद्र बनाया है जिसका नाम है नॉनमेसड केंद्र, ठीक है। ये नॉनमेसड केंद्र दोस्तों, इसका पहला चेयरपर्सन किसी को बनाया गया है। तो एक तो आरबीआई के द्वारा कोई केंद्र खोला गया और उसके लिए जो पहला चेयरपर्सन घोषित किया गया। बताओ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। और इनका नाम क्या है तो याद रखेगा, क्रिस गोपाल कृष्णन। क्या नाम है? ये इमेज दोस्तों इन्हीं का है, क्रिस गोपाल कृष्णन, याद रखेगा। ये इसके चेयरपर्सन है, किसके? जो नॉनमेसड केंद्र आरबीआई के द्वारा खोला जा रहा है उसके, ठीक है, चेयरपर्सन है। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 प्रतियोगिता किसने जीता है? न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर। देखिए अलग अलग देशों में बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हैं। न्यूजीलैंड जो देश है दोस्तों, उसने बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। अब आप कहोगे सर ये प्रश्न हमारे लिए क्यों जरूरी है? दोस्तों आजकल इन्वायरमेंट से प्रश्न आपसे खूब पूछे जा रहे हैं और वैसे भी जरूरी इसलिए क्योंकि आप जरा इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से देखिए, हो सकता हो आपको थोड़ा सा मजा है। मैं चाहूंगा दिखाना, ठीक है। बड़ा नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं दोस्तों। मैं चाहूंगा कि एक बार अपना ध्यान से आप इसको देखिए। ये आपको क्या नजर आ रहा है? क्या ये है क्या? तो याद रखें दोस्तों, ये एक ऐसा जीव है जिसके चेहरे को देख करके आपको कुछ उल्लू टाइप का नजर आ रहा होगा। कैसा नजर आ रहा होगा? कुछ उल्लू टाइप का। और कुछ लोगों को लंबी चोंच की वजह से दोस्तों ये तोता भी नजर आ रहा होगा, तोता। तो याद रखिए इसको आम बोलचाल की भाषा में उल्लू तोता ही बोलते हैं। सर दोनों बोलते हैं? हाँ दोनों बोलते हैं। क्यों, कोई दिक्कत? इसको दोनों बोला जाता है, उल्लू तोता दोनों कहा जाता है। इस वजह से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है, याद रखें दोस्तों 2019 में भी इसी को बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था और 2020 में भी इसी को बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। तो लगातार 2 बार चुन लिया गया तो भी इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। और न्यूजीलैंड ने चुना है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है काकापो तोता। क्या नाम है? काकापो तोता। ये सबसे वजनी तोता के रूप में जाना जाता है, मतलब इसका वजन भी बहुत ज्यादा है, बहुत हाइट वाइट भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो याद रखेगा काकापो तोता आपका यहां पे राइट हो जाएगा। पूरे दुनिया में इनकी कुल संख्या मात्र कितनी बची है? 147। हालांकि 2019 को सबसे बेहतर प्रजनन वंश घोषित किया गया। 147 की कुल संख्या है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में है, मतलब जान लीजिए कि एकदम संकटग्रस्त स्थिति में है। करा वह राज्य सरकार जिसके द्वारा गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। बाप रे बाप, बताओ, है ना जबरदस्त। अब आप पूछो, मैं आपसे पूछूं, प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या आपने कभी सोचा था कभी ऐसा भी जमाना आएगा जब गायों के लिए मंत्रिमंडल बनाए जाएंगे? हाँ आ गया ऐसा जमाना। यहां पर मामा जी का इमेज दिख रहा होगा आपको, ठीक है। प्यार से लोग मामा जी बोलते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो याद रखें इनके द्वारा गायों के लिए एक अलग से मंत्रिमंडल भी बनाया गया है। तो यह प्रश्न अपने आप में क्या है? खास है। तो मध्य प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर को इस तरीके से पढ़िए कि चीजें आपको बेहतर ढंग से याद रहे। क्या है, क्यों है, मामला क्या है, सभी तथ्यों पर बात करना आवश्यक है। और मैं अनावश्यक के बातें आपको नहीं बताऊंगा और ना ही आपको फंसाऊंगा। ऐसे आसान शब्दों में आपको चीजें प्रेजेंट करूंगा कि चीजें आपको याद रहें। याद रहेंगी, परीक्षा में वही मायने रखता है। निम्न में से कौन सा दिवस 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर, यह प्रश्न आपसे परीक्षा में कईयों बार पूछा जा चुका। हिंदी में बोला जाता है शौचालय दिवस। क्या नाम है? शौचालय। प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? एक बात बताओ, भारत को शौच मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने कितना रुपया खर्च किया? बहुत पैसा खर्च किया। गांव गांव शौचालय बनवा दिया, बाहर शौचालय को बंद करा दिया। टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मूवी बन गई। अब आप पूछ रहे हो कि शौचालय के बारे में क्या कुछ? बहुत कुछ है दोस्तों। याद रखेगा विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों याद रखेगा विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। गजब बात कर दिया। अच्छा, पुरुष ही तो सबसे पहले लोटा लेके जाते थे। तो याद रखेगा विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। उपर्युक्त तो दोनों कथन सही हो जाएगा। आपने शौचालय दिवस सुना होगा, शायद पुरुष दिवस नहीं पता होगा, आम लोगों को भी नहीं पता होगा। आपको पता हो इसीलिए प्रश्न बनाए गए यहां पर, ठीक है। तो दोनों ही यहां पर मनाया जाता है। इसको याद रखेगा। प्रवासी कामगारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के तहत परियोजना को अंतिम रूप देने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? भाई इस क्वेश्चन पे तो मैं यहां पर ताली देता हूं, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। इस क्वेश्चन को आप सबसे बेहतर क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा हो जाए, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, मान लीजिए। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? अच्छा सोचो कितना अच्छा काम हुआ। हर बार क्या होता था दोस्तों, हर बार क्या होता था कि जो भी इस तरह के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स या प्रोग्राम, जो स्कीम बनती थी गवर्नमेंट की, वो स्कीम
पर्टिकुलर उस राज्य के निवासियों के लिए बनती थी। और इस बार क्या हुआ दोस्तों, ये स्कीम किसके लिए बनाया गया है, ये प्रवासी कामगारों के लिए बनाया गया। मतलब जो व्यक्ति दूसरे राज्यों से आकर के उस राज्यों में रह करके काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या दिया जा रहा है, एक रेंट पे घर दिया जा रहा है, ताकि एक एफोर्डेबल रेंट सरकार की तरफ से व्यवस्था बनाई जा रही। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है बताओ। इस तरह की व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के लिए भी होनी चाहिए कि अगर किसी शहर में विद्यार्थी जाके पढ़ रहे हो तो उनको भी इस तरह का एक एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जहां लोग जाएं और रहें, सस्ते दामों पर रहें। क्योंकि आप जानते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में बड़ा जो है लूट खसोट होता है और इतना पैसा उनका जो है केवल रेंट में चला जाता है। मैं खुद भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है, और मुझे लगता है आप सब लोग हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति इस पड़ाव पे आते आते कभी ना कभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से दूर तो हुआ ही होगा और कभी न कभी रेंट लेकर रहना शुरू किया होगा, तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और जीवन बड़ा अस्त व्यस्त होता है कि कैसे चलेगा जीवन, ठीक है। उन सभी चीजों से जूझ करके निकला गया है, तब आप धीरे धीरे आज यहां पर पहुंचा गया है। हालांकि आपका भी जीवन और भी अच्छा हो, हम ये कामना करते हैं। तो याद रखें दोस्तों, प्रवासी कामगारों के लिए इस तरह की हाउसिंग रेंट वाला स्कीम जो लाया है, पॉलिसी जो लाया है, ये लाया सूरत जो है दोस्तों, ये कहां पर है, गुजरात में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। बोलो समझ में आया कि नहीं, आएगा समझ में। यानी करंट अफेयर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी करंट अफेयर, अच्छा पिछले 1-2 दिन के करंट अफेयर आपको नहीं दिए गए हैं, तो आज दोस्तों मैं चाहूंगा कि वो करंट अफेयर भी आपको दे दिए जाए, ठीक है। तो 5 बजे के बाद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कंटिन्यू जो है आपको बैक डेट के करंट अफेयर भी अपडेट करा दिए जाएंगे। तो उनको भी देख लीजिए, उनके लिए भी मैंने योजना तैयार किया कि कैसे कितनी आसान भाषा में मैं आपको क्वेश्चन दे दूं ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। ये देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, वयोवृद्ध पत्रकार और लेखक रवि बेलगिरी। अच्छा, इनकी फोटो मत देखिए दोस्तों, ये उनके जो है जब वो यंग थे तब की फोटो है, ये अब की नहीं है, ठीक है। ये काफी वृद्ध हो चुके थे और मोदी जी के ऊपर इन्होंने काफी सारी चीजें लिखा है, आर्टिकल लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। बहुत फेमस पत्रकार थे और लेखक थे रवि बेलगिरी, जिनका निधन हो गया। और ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो ये साउथ इंडियन थे। आपको इनके चेहरे से दिख रहा होगा, साउथ इंडियन थे। साउथ इंडियन में कहां से, कर्नाटक से बिलोंग करते थे। हालांकि ये बैंगलोर के लिए काम करते थे, बट एक कर्नाटक से बिलोंग करते थे। इनका नाम याद रखेगा, रवि बेलगिरी, ठीक है। इनका संबंध किससे, ऐसे परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में रवि बेलगिरी का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, दे देगा। फिल्म से, राजनीति से, या फिर लेखक थे, या फिर कार्टूनिस्ट थे, ऐसा कुछ दे देगा आपको। तो आपको बताना होगा कि वहां पर लेखक थे, ठीक है, चित्रकार या लेखक, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।